हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हम न्यू क्लर्क्स की एंट्री कर रहे थे ई सैलरी में। वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अभी भी कई डिपार्टमेंट्स में नए एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अब हम देखते हैं आज की वीडियो में कि अगर हमें कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करवाना है तो हम उसकी ई सैलरी और फिर एचआरएमएस में एंट्रीज़ कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी नए एम्प्लॉय की ई सैलरी में एंट्रीज़ कैसे करते हैं। जब भी आप किसी नए एम्प्लॉय की एंट्री करें तो हमें स्टार्टिंग में एंट्रीज़ मेकर से करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम यूसीपी कोड जनरेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का। अगर कोई एम्प्लॉय पहले से ही किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था या फिर कोई भी बेनिफिट ले रहा था गवर्नमेंट से, तो उसका हो सकता है यूनिकोड पहले से ही खुला हुआ हो। तो कभी भी यूनिकोड अगर आपको खोलना हो तो सबसे पहले तो आपको मेकर लॉगिन करना है। मेकर लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय में जाके अलॉटमेंट ऑफ यूसीपी कोड पे जाएं, पहला ही ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी डिटेल की एंट्री करने से पहले यहाँ से अदर्स या फिर एम्प्लॉय जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और फिर पैन नंबर एंटर करके ये चेक करें कि उस एम्प्लॉय का यूनिक कोड पहले खुला हुआ है या नहीं। जैसे ही आप पैन नंबर एंटर करके टैब प्रेस करेंगे तो ये शो कर देगा अगर कोई इसका यूनिक कोड पहले खुला हुआ होगा तो। जैसे कि यहाँ पर इस एम्प्लॉय का यूनिक कोड नहीं खुला हुआ तो यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं आया। पहले यूनिकोड खुला हुआ है या नहीं ये हम दो चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं, या तो पैन नंबर से या फिर उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करके। तो अगर पैन नंबर से ना खुला हुआ हो तो हो सकता है कि उस बैंक अकाउंट से खुला हुआ मिल जाए, लेकिन पैन नंबर से आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंक अकाउंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पैन नंबर हर एम्प्लॉय का एक ही होता है। इसलिए बैंक अकाउंट नंबर तो आप चेंज कर पाएंगे, लेकिन पैन नंबर से अगर यूनिक कोड खुल गया या आपने बिना पैन के यूनिक कोड खोल दिया तो फिर आप उसमें पैन नंबर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पैन नंबर डाल के यूनिक कोड चेक कर लें। अब जैसे इस एम्प्लॉय का यूनिक कोड नहीं खुला हुआ है तो आप इसकी डिटेल्स एंटर करना स्टार्ट करें। एक एक करके सभी डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि उसका नाम, उसका फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका डिपार्टमेंट, पे टाइप में अगर एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय ही सिलेक्ट करें। फिर लास्ट में उसकी बैंक डिटेल्स, एक एक करके सारी डिटेल्स एंटर कर दें। अगर एम्प्लॉय का एनपीएस नंबर आपने ओपन करवा लिया है तो एनपीएस नंबर एंटर करें। अदरवाइज आप 2 महीने तक विदाउट एनपीएस के भी उसको सैलरी दे सकते हैं। बाद में उस पीरियड का एरियर आपको काटना होता है एनपीएस नंबर जनरेट होने के बाद। कई बार आपको ये एरर दिखा देता है इनवैलिड प्रान नंबर। अगर ऐसा कोई एरर आए तो आपको ट्रेजरी से इसको ठीक करवाना होता है। ट्रेजरी से कॉन्टैक्ट करके इसको ठीक करवा लें। अगर आपने नया प्रान नंबर जनरेट करवाया है तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप भी ठीक हो जाता है, ये वैलिड दिखाने लग जाता है। अगर एनपीएस नंबर इनवैलिड दिखाए तो भी आप बिना एनपीएस नंबर के भी इसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 महीने तक आप सैलरी दे सकते हैं विदाउट एनपीएस भी। इसके बाद बैंक डिटेल्स एंटर करके और फिर कैप्चा एंटर करें। कन्फर्म पे क्लिक करके सबमिट डिटेल कर दें। तो ये इस एम्प्लॉय की यूनिक आईडी जनरेट हो चुकी है विदाउट एनपीएस नंबर भी। इस यूनिक आईडी को नोट करके रख लें। यूसीपी कोड जनरेट करने के बाद इसको आपको वेरीफाई करना होता है चेकर से। इनकॉग्निटो टैब ओपन करके या फिर किसी दूसरे ब्राउजर में साथ के साथ चेकर को भी लॉगिन कर लें। चेकर को लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय में जब आप जाएंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन है वेरीफाई पे डिटेल फॉर ईपीएस। यहाँ पर आपको उस एम्प्लॉय का नाम शो हो जाएगा। इस पर व्यू डिटेल पे क्लिक करें। जो भी डिटेल्स आपने एंटर की हैं एक बार उसको चेक कर लें और फिर अगर ये ठीक है तो इसको वेरीफाई कर दें। वेरीफाई होने के बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है मेकर में। उसके बाद मेकर में जाके और दोबारा से एम्प्लॉय में जाएं। यहाँ से आपको ऐड एम्प्लॉय डिटेल करनी है। ऐड एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करें। सबसे पहले जो भी आपने अभी यूनिक कोड जनरेट किया था वो यूनिक कोड यहाँ से सिलेक्ट करना है। यूनिक कोड सिलेक्ट करने के बाद जो भी डिटेल्स अभी खाली रह गई हैं वो सारी डिटेल्स एक एक करके एंटर करें। इस स्टेप पर एम्प्लॉय की मास्टर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका एड्रेस वगैरह, तो एक एक करके सारी डिटेल्स एंटर कर लें। अगर टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट पे क्लिक करें। एम्प्लॉय का एड्रेस, जेंडर, कैटेगरी वगैरह सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर कैप्चा एंटर करें। यहाँ से अगर आप एम्प्लॉय का फ़ोटो अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, अभी मैंडेटरी नहीं है अपडेट करना। एंटर करने के बाद ऐड पर्सनल डिटेल पे क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब डिटेल्स एंटर करनी है, किस डेट को उसने ज्वाइन किया था, टाइप ऑफ सर्विस क्या है। तो एक एक करके ये सारी डिटेल्स भी एंटर करें। जैसे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है इस एम्प्लॉय की। इसके बाद नेचर ऑफ सर्विस, फ्रेश अपॉइंटमेंट,
जो भी आपके एम्प्लॉय के केस में एप्लीकेबल है वही सिलेक्ट करें। जो भी ऑप्शंस हैं जिनके सामने स्टार लगा हुआ है वही मैंडेटरी हैं। ये बाद वाले ऑप्शन आप बाद में भी अपडेट कर पाएंगे। तो जो मैंडेटरी हैं वो पहले एंटर कर दें। अगर साथ के साथ आप दूसरे ऑप्शंस भी एंटर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद दोबारा से आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब डिटेल अपडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा ऐड सैलरी डिटेल्स। अब आपको सभी सैलरी डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ भी कई बार क्यूरीज आती हैं कि पे कमीशन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ 7th पे कमीशन तो आपका सिलेक्ट होगा ही नहीं। आपको यहाँ पर 6th पे कमीशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। 6th पे कमीशन सिलेक्ट करने के बाद फिर पे बिल कोड सिलेक्ट करना है कि किस पे बिल कोड में इसकी आप सैलरी निकालेंगे। कई बार इस स्टेप पर आकर अगर कोई इंटरप्शन हो जाती है, जैसे कि आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर आप खुद ही बैक कर दें स्टेप को, तो भी यहाँ पर आपको ये पे कमीशन शो नहीं होगा, ये सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। 6th भी और 7th भी कोई सा भी पे कमीशन आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको ऐसे कैसे सैलरी डिटेल्स सेव कर देनी है, चेकर से जाके डाटा वेरीफाई करना है और HRMS पे पोर्ट कर देना है। HRMS से सारी एंट्रीज करेक्ट करनी है, जैसा कि मैं नेक्स्ट HRMS वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके बाद जब आप सैलरी जनरेट करके ई सैलरी में वापस सेंड कर देंगे तो वापस आपको इस स्टेप पे आना है और एक एक करके सारी डिटेल्स दोबारा एंटर करनी है, पे कमीशन और बाकी सारी डिटेल्स भी, तो आपकी सैलरी बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगी। यहाँ पर पे स्केल भी आपको 6th पे कमीशन के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। इसको आप HRMS में जाके फिर चेंज कर पाएंगे। क्लर्क की जो बेसिक पे होती थी 6th पे कमीशन में, वो 5680 रुपये होती थी। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को 3200 ग्रेड पे में ज्वाइन करवाना है 6th पे कमीशन के हिसाब से, तो उसकी यहाँ पर बेसिक पे 9300 रुपये आएगी। तो इसी तरीके से 6th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे एंटर करें। क्लर्क का ग्रेड पे 1900 होता था। जब आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड है या नहीं इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप येस करेंगे तो HRA का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पर HRA का ऑप्शन आएगा। जो जिस भी कैटेगरी के शहर में एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाना है उसी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर उसकी क्लास सिलेक्ट करें। यहाँ पर हरियाणा में X क्लास में कोई भी सिटी नहीं है। Y क्लास में अगर आप गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला या चंडीगढ़ पे आपकी जॉब है तो आप Y क्लास सेलेक्ट करें। अदरवाइज जो भी बाकी शहर हैं उनके लिए Z क्लास सेलेक्ट करें। इसी तरीके से उस एम्प्लॉय के जो भी दूसरे अलाउंसेस बनते हैं, अगर वो एम्प्लॉय फिजिकल हैंडीकैप है तो वो अलाउंस एंटर करें। अगर वो एम्प्लॉय 4th क्लास में है तो उसके जो भी यूनिफॉर्म अलाउंसेस वगैरह बनते हैं वो एंटर करें। बाकी जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके केस में आपको सिर्फ मेडिकल अलाउंस एंटर करना है। अगर किसी की मोरनी हिल्स पे पोस्टिंग है तो वहाँ के लिए जो भी अलाउंस एप्लीकेबल है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी अलाउंसेस एप्लीकेबल हैं वो एंटर करें। अगर किसी एम्प्लॉय ने पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है तो यहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस भी एंटर करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद उसके बाद कैप्चा एंटर करें और इसको अपडेट कर दें। इसके बाद आपको एम्प्लॉय की डिडक्शंस एंटर करनी है, जैसे कि 30 रुपये GIS कटता है। इनकम टैक्स, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स जो TDS हम काटते हैं वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय के आपने विदाउट NPS नंबर के पे निकाल दी है तो यहाँ से आप उसका NPS एरियर भी काट सकते हैं, मंथ और ईयर सिलेक्ट करके। ये आपको तभी अपडेट करना है जब आपने किसी एम्प्लॉय की सैलरी निकाल दी हो और उसका प्रान नंबर बाद में जनरेट हुआ हो। किसी एम्प्लॉय को अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉट है तो यहाँ से उसकी लाइसेंस फ़ी वगैरह भी अपडेट करते हैं, जो लाइसेंस फीस कटती है गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉट होने के बाद। तो जो भी डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं वो एंटर करते रहें। उसके बाद ऐड डिडक्शन पे क्लिक करें। नए एम्प्लॉय का कोई भी लोन एडवांस होगा नहीं। अगर कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट चेंज करवा के आया है तो ये पेज हो सकता है आपको अपडेट करना पड़ जाए। ऐसा कोई एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट चेंज करवा के आया है, उसका लोन चल रहा है, तो यहाँ से उसका लोन सिलेक्ट करें किस टाइप का उसका लोन है और फिर इसको अपडेट कर दें। अदरवाइज इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो एंटर हो चुकी हैं। इसके बाद आपको इन डिटेल्स को वेरीफाई करना है चेकर में जाके। चेकर में जाके जब आप एम्प्लॉय में जाएंगे तो सेकंड स्टेप पे क्लिक करें, वेरीफाई एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन चेंजेस। तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय का नाम शो हो जाएगा आपको। व्यू डिटेल पे क्लिक करें, एक एक डिटेल वेरीफाई करते रहें और उसको वेरीफाई पे क्लिक करते रहें। सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद मेन मेन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपने इस एम्प्लॉय का डाटा HRMS पे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट डाटा टू HRMS पे क्लिक करें। यहाँ से अपने डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करें। यहाँ पर नॉन अपडेटेड एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करें। तो यहाँ पर ये हमारा एम्प्लॉय शो हो चुका है जिसकी डिटेल्स अभी हमने एंटर की हैं। इसके सामने सिर्फ एडिट का बटन हमें शो हो रहा है, इस एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पर इस एम्प्लॉय की कोई डिटेल अगर ऐसी है जो फिल नहीं की गई है तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बिना ये पोर्ट भी नहीं हो पाएगा HRMS पर।
जैसे यहाँ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फील्ड नहीं है तो इसको सिलेक्ट करें। इसी तरीके से जो दूसरी डिटेल्स फील्ड नहीं है उनको फिल कर दें। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉई के रूल वगैरह हैं, जो भी कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है, जिस रूल के तहत वो कवर होता है, जिस ग्रेड पे वो कवर होता है, ये सभी आपको ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। अगर कोई भी एक चीज़ गलत हो जाएगी तो आपका डाटा HRMS पर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा या फिर कोई एरर आएगा, और फिर आपको अगर कोई गलती हो जाती है तो हेल्प डेस्क पर रिक्वेस्ट डालकर ही आपको वो ठीक करवानी पड़ेगी। इसलिए एक एक स्टेप बड़े ध्यान से करें, जैसे कि किस रूल के तहत वो एम्प्लॉई काम कर रहा है और उसकी सर्विस बुक कहाँ पर मेंटेन होती है। ये सभी चीज़ें आपको ठीक सिलेक्ट करनी हैं। सारी एंट्रीज करने के बाद इसको अपडेट कर दें। यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉई के डॉक्यूमेंट्स में फादर का लास्ट नेम नहीं है, जैसे कि इस एम्प्लॉई का भी नहीं है, तो फादर के लास्ट नेम में आप डॉट लगा सकते हैं सिर्फ, उससे भी ये काम कर जाता है। सिर्फ डॉट लगा के और फिर इसको अपडेट कर दें। यहाँ पर ये एक बार आपको शो करेगा कि एक बार अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक भरी है तो आप बिल्कुल येस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करके एक बार इन्फॉर्मेशन को दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, आपका एम्प्लॉई HRMS पर पोर्ट हो चुका है। तो ये सारे स्टेप्स थे नए एम्प्लॉई की ई सैलरी में एंट्रीज करने के। अब जो एंट्रीज होंगी वो सारी हमें HRMS में करनी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम HRMS के स्टेप्स देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर सारे स्टेप्स ठीक फॉलो करने के बाद भी आपके एम्प्लॉय को पोर्ट करने में या फिर किसी और चीज़ में कोई एरर आता है तो वो हो सकता है कि वेबसाइट की बैकएंड से कोई प्रॉब्लम हो। उसके लिए आप हेल्प डेस्क पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हेल्प डेस्क पर रिक्वेस्ट डालने के लिए जैसे ही आप ई सैलरी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहीं पर लिंक है हेल्प डेस्क का, इस पर क्लिक करें। यहाँ से हेल्प डेस्क की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको लॉगिन करना है। अगर ई सैलरी पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ई सैलरी का जो चेकर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे लॉगिन करें। अगर HRMS पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो HRMS के जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे एंटर करें और फिर अपनी कंप्लेंट ऐड कर दें, तो हेल्प डेस्क से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।